लो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आवाज़ कहाँ गायब है? आवाज़ आवाज़ तुम्हें पता नहीं चला कि नहीं चली? चलो कल क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, ख़त्म होना था आज आर्टिकल 360। अभी भी साउंड नहीं है, चेक नहीं किया जाके? साउंड चेक ही नहीं की होगी। चलो आर्टिकल नंबर 360 आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और आज अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे। अगला टॉपिक जो केंद्र और राज्य के संबंध किस भाग में दिए गए हैं? ये भाग 11 में आर्टिकल नंबर 245 से लेके और 263 तक एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वो सारे आज पढ़ेंगे। क्लास में सुबह आके तुम लोग टेस्ट नहीं करते साउंड का? ये करना चाहिए ना। आके किया था तो गलत है ना। टीचर आए उसके बाद 10 मिनट तुम वैसे खराब करोगे। क्या था? अच्छा, आज राजीव छुट्टी पे है तो फिर उसका काम कोई और तो देखेगा ना। कोई आदमी ना आए, क्लास से बड़ा इम्पोर्टेंट काम यहाँ है क्या दूसरा? चलो हम लोग पढ़ते हैं अपना आपातकाल का टॉपिक। आपातकाल में हम लोगों ने कल एक टेबल शायद लास्ट पढ़ा था, कुछ टॉपिक बीच में रह गए थे। 158 पे देखो ज़रा, ये शायद 158 भी ऊपर वाला नहीं कराया, हो गया था। ये आपात की उद्घोषणा का प्रभाव पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा। ये ऊपर 14 डेज़ वाली बात हो गई थी। हाँ मुझे याद है, ये मैंने पढ़ाया था कि किसी भी टाइम अगर राष्ट्रपति चाहे तो उद्घोषणा कर देगा कि भाई अब हम क्या हटा रहे हैं, आपातकाल। इसको किसी तरह की परमिशन नहीं चाहिए। जब आपातकाल लगाते ही भी नहीं चाहिए थी। लगाने के कितने महीने के अंदर? 1 महीने। फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा का 2/3 उस टाइम लगाया, तो एकदम से कि चलो आज आपातकाल लगा देते हैं, फिर महीने भर का टाइम दे देंगे। जब ये हटाना पड़ेगा तो तुरंत हटेगा क्या? तब भी ये कंडीशन मानी जाएगी? ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो देश की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ और लोकसभा या राज्यसभा के कुछ लोगों को लगता है कि अब हटा देना चाहिए, अब उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इनकी कंडीशन है 1/10 या तो ये पेश करें। ज़्यादातर ये करते हैं और पेश करने के बाद ये कागज़ किसको दे दें? या तो राष्ट्रपति को या लोकसभा के अध्यक्ष। अगर सेशन चल रहा है तो अध्यक्ष, नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति या अध्यक्ष, अगर सेशन है तो टाइम मांगेगा ही नहीं, लेकिन अगर सेशन नहीं है तो कितने दिन का समय मांगेगा ये? भाई 14 डेज़ में एक विशेष सत्र, स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें डिस्कशन करेंगे कि भाई अब ऐसी मांग आ रही है कि आपातकाल को हटा दो। अभी भी साउंड ठीक नहीं है, तुम कुछ कर रहे हो या बैठ गए हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि क्लास में साउंड में गड़बड़ हो रही है? जो जिम्मेदार आदमी है उसको बुलाओ, इसको ठीक करवाओ। देखो इंडिया में ये दिक्कत है, काम हुआ नहीं है और उसको मतलब जैसे ऐसे बेचैनी होनी चाहिए कि यार जो जिम्मेदारी मेरी है, मेरा वो काम पूरा नहीं है। चलो आदमी से 1 बार गलती हो, 2 बार गलती हो, काम के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इंडिया के ब्लड में है। कारण हाँ ये सच्चाई है, यहाँ अगर हर आदमी अपना काम जिम्मेदारी से कर ले ना तो पूरे देश के सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत ही ना पड़े। भाई कोई आदमी किसी भी काम की जिम्मेदारी पकड़ता है और मान लो वो उस दिन नहीं आता तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर मैं आज यहाँ ना आऊँ तो मैं किसी और टीचर की क्लास लगवाऊंगी, ये मेरी तो जिम्मेदारी है ना। मैं 9 से 10 बजे का अगर मुझे क्लास का टाइम मिला है और मैं 9 से 10 नहीं आ सकती तो मैं किसी और टीचर को ये इन्फॉर्मेशन सुबह दे दूँगी कि भाई आज मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, तुम क्लास ले लो। ये थोड़ी ना कि भाई मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ख़राब है, 9 से 10 मैं नहीं जाऊँगी। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। तो जो उसके बाद सबसे बड़ा हमारे पास है, कौन है वो? तुम हो। तो तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि क्लास में साउंड गूंज रही है। अब इसको ठीक करो या उसको बात करो, उसको कह के अपना काम करके चला जाता। इतने सारे बच्चे अपने घर से उठ के आए हैं तो ये साउंड की खराबी से ये क्यों सफरर बनेंगे? चलो तो देखो क्या हुआ। अगर
सेशन चल रहा है तो फिर तो दिक्कत है ही नहीं, कितने दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सेशन नहीं है तो कितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर यहाँ बैठक बैठेगी। और इस बार 2/3 की ज़रूरत नहीं है, 50% प्लस 1। कहता है भाई हटा दो, अब कितने दिन तक खींचेंगे। कल मैंने आपको बताया था 62 की लड़ाई का आपातकाल खींचते खींचते 68 आया। तो सोचो कभी तो ऐसा फील हुआ होगा कि इसको हटा देना चाहिए। ये कंडीशन दोनों अलग अलग हैं जो आपको पता है। 356 में तो दिक्कत है ही नहीं। 356 के लिए क्या कहते हैं इसे, राष्ट्रपति शासन। और ये बहुत लंबा लगता भी नहीं है। कितने कितने महीने के लिए कोशिश करते हैं, 1 साल, ज़्यादा ही ख़राब हालत 3 साल। और 3 साल के अंदर अंदर देश के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इतना ख़राब हालत में, देश जब सारा ठीक है तो एक कितने दिन ख़राब हालत में रहेगा। इसका इसलिए काल वर्णित है कि भाई हद से हद कोशिश करना 1 साल में ठीक हो जाए, ना ठीक हो तो 3 साल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ किसके हाथ में चली जाएंगी। फिर केंद्र किसका निर्माण करेगा, कानून का या विधि का, जिसका हक फिर उस टाइम लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर चाहे बजट की बात करें, कामधाम की बात करें, नीति नियम की बात करें, बस एक चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। हाई कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी स्टेट में हाई कोर्ट जहाँ है कि वहाँ पे कोई 356 लगा या नहीं लगा, उसका काम अपना अलग से चलता रहेगा। चलो आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, यही पढ़ना है ना आज। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जैसे आपातकाल कह दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या तुम्हारे मेरे मौलिक अधिकार छीने जाएंगे, ये कोई छीनेगा या स्वतः निलंबित होंगे, स्वतः निलंबित। राष्ट्रपति ने कह दिया अगर कि आपातकाल है तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः मतलब अपने आप क्या हो गई है, निलंबित। निलंबित का मतलब क्या होता है, सस्पेंड। एक शब्द होता है टर्मिनेट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है पूर्ण रूप से समाप्त। ये नहीं होते, ये क्या होते हैं, निलंबित, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब जैसे ये परिस्थिति बदलेगी वापस से हम इसके ऊपर दोबारा से मौलिक अधिकारों के डिमांड बिना किए ही आपको मिल जाएंगे। देखो पहला पॉइंट, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। अब ठीक है साउंड, अभी भी गड़बड़ है, थोड़ा सा कुछ बाद में गड़बड़ सी है ना, पर चल जाएगा काम। मुझे बोलने में भी लग रहा है गड़बड़ है, क्लैरिटी नहीं है साउंड में ना, पीछे कुछ खिंचाव सा है आवाज़ में। इस काम को ना सीख लो। एक आदमी नहीं है, तुम उसका काम जुड़ा हुआ करते हो, तुम इसी डिपार्टमेंट में हो, हाँ तो फिर तुम्हें ये काम अगर वो नहीं आया तो तुम्हें ये आना नहीं चाहिए काम। क्या हुआ, क्या कह रहे हो, तुम देखते हो, फिर राजीव का काम तुम्हें क्यों नहीं आता। अब ओके कहाँ है, मेरी आवाज़ में खिंचाव है बोलने पर, तुम देखो क्लैरिटी नहीं है। क्लास के बाद तुम लोग चुप रहो, क्लास के बाद ओके करोगे। होना ये चाहिए था 9 बजे से 9:05 तक इसको टेस्ट करते, इनफैक्ट 8:45 बजे। हमारी टीम किस टाइम आती है यहाँ, तुम आते हो, तुम आते ही सारी टेस्टिंग नहीं करते हो, ये करनी चाहिए ना। और ऐसे अगर भाई देखो अब तुम लोग जो हो ना, ये तो कुछ काम तो कर रहा है, तुम उससे भी नीचे के स्तर पे जाओगे। इन चीज़ों को समझो, ये जिम्मेवारी के काम होते हैं। अभी मैंने क्या कहा, इंडियंस के ब्लड में जिम्मेवारी नहीं है, इसमें सब आते हैं। यहाँ आदमी अपने काम को जिम्मेदार होकर नहीं सोचता कि मुझे करना है, इसलिए गड़बड़ होती है। हर आदमी ये सोचे कि मेरी, अमेरिका जैसे देश आगे कैसे बढ़ गए, इनमें ना जिम्मेवारी होती है। अगर एक आदमी का काम है तो वो काम करेगा, उस दूसरी चीज़ को सोचेगा नहीं कि चल जाएगा, चल जाएगा का एटीट्यूड नहीं रखना। और ये तुम लोगों के लिए भी लेसन है, जिस काम पे खड़े हो उसको इतना परफेक्ट करो कि कोई उस पर उंगली उठा ही ना पाए। ये गलत होता है कि मैं काम भी कर रहा हूँ अपनी जगह पे और मेरे काम पे क्वेश्चन मार्क भी है, इसका मतलब आपके काम में कमी है, उस काम को सीख के ख़त्म करो। चलो पढ़ेंगे अगला पॉइंट। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं की जाती। पहला पॉइंट पढ़ लिया हमने कि वो राज्य कैसे यूज़ करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार भंग नहीं की जाती, फिर भी
राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के पूरे नियंत्रण या उसके अधीन होती है। अगर देश में क्या लग जाए 352, इसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इस टाइम पे क्या स्टेट्स का शासन भंग कर दिया जाता है? नहीं, स्टेट्स बनी रहती हैं इनका शासन, लेकिन पावर कौन यूज करने लगता है? केंद्र। क्या इस टाइम कोई सरकार ये कह सकती है कि मैं अपनी मर्जी से नीतियां बनाऊंगी? नहीं। ये किसके ऊपर दिक्कत आई है? देश। और देश से बड़ा कोई स्टेट नहीं है। वही बता रहे हैं कि सरकार भंग नहीं करते, लेकिन राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। आर्टिकल 353। अगला पॉइंट, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं? हाँ, इंदिरा गांधी ने किया तो था, इलेक्शन थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इमरजेंसी लगाई तो इसने कहा अब आपातकाल लग गया, इसलिए किसके इलेक्शन नहीं होंगे? लोकसभा। और बैठे बैठे एक साल बढ़ा दिया। 1976 से 76 के एंड में दिसंबर में इंदिरा गांधी ने कहा था एक साल और बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं फिर किसने सलाह दी, इनके दिमाग में क्या आया। 1977 में जनवरी में इन्होंने, लोगों को था नहीं कि ऐसा होगा, एक घोषणा कर दी कि भैया ये आपातकाल 2 महीने में ख़त्म होने वाला है, इलेक्शन की तैयारी कर लो। ये सबके लिए अचंभे की बात थी, क्योंकि लोग तो सोच रहे थे कि ये 77 से कितने तक जाने वाला है? 78। 71 में इलेक्शन हुए थे। कितने साल के लिए इलेक्शन होते हैं? 5। तो कायदे से इलेक्शन कब होना था? 76 में। पर 75 में ही गड़बड़ हो गई। 75 से 76 तो चलो मान ले लोकसभा चल रही थी, 76 से 77 और फिर 77 से घोषणा कर दी थी 78 की, जब दिसंबर आया था 76 का कि भाई अब हटने से पहले ही अगले साल बढ़ा दो। पर फिर जनवरी में इन्होंने घोषणा की कि आपातकाल को हम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब 1971 से लोकसभा कितने तक चल गई? 1977 तक। तो कार्यकाल बढ़ाते चले गए थे बार बार। देखो अगला पॉइंट, तो आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्या राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ता है? उसको जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ऑलरेडी कितना है, 6 साल। आगे पढ़ो, आपातकाल के समाप्त होने के बाद लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त। जैसे इंदिरा ने घोषणा कर दी थी जनवरी में कि कितने महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो अपने आप सारा प्रोसेस खत्म। जब घोषणा हो जाएगी ना कि भाई आपातकाल खत्म कर रहे हैं, तो सारे नियम कायदे कानून कितने महीने के अंदर सब कुछ, हाँ, ये वापस आ जाएगी ट्रैक पे गाड़ी। जैसे जिस दिन कह दिया खत्म आपातकाल, इसके 6 महीने से ज़्यादा किसी को वो बात नहीं माननी, फिर अपनी मर्जी से राज्य अपनी पॉलिसी बना लो, कोई मना नहीं करेगा। पढ़ो आगे अब, तो आपातकाल के समाप्त होने के बाद लोकसभा की बढ़ाई गई अवधि 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 71 से 77 तक रहा। इसको 7 को काट दो। पहले 77 पूरा कवर करने का प्लान था इंदिरा का कि 78 तक खींचेंगे आपातकाल को, लेकिन फिर अपने आप दिमाग में कुछ आया और कहा नहीं, इलेक्शन करा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। राज्य सूची के कितने विषय थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 7वीं अनुसूची में कितनी लिस्ट हैं? 3, 1, 2 और 3। इसका नाम है केंद्र, या इसी का नाम है संघ, या इसी को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, या इसी को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट। इसका नाम है राज्य, इसी को कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसे कहते हैं समवर्ती, या इसी का नाम है कॉन्करेंट। ये सबको पता है, ये बहुत बार क्लास में बातचीत हो चुकी। हमें ये भी पता है कि इसमें स्टार्टिंग में 97, इसमें 66, इसमें 47, फिर हमें ये पता था ये बढ़ के 100 हुए, ये घट के 61 हुए और ये 52 हुए। जब ये जीएसटी आया, ये बात पीछे फेमस नहीं थी, मैंने कल भी कहा था, लेकिन अब पेपर के लिए पढ़ जाना। अब जीएसटी के बाद 2017 जब लागू किया, उससे पहले 16 में अमेंडमेंट करके कुछ पार्ट हटाए, जैसे 92 ABC ऐड किए थे पहले, जिनमें से ए और सी बाद में हटा दिए, 92 हटा दिया।
तो 100 में से बाद में जैसे कुछ बढ़े कुछ घटे, 97 से आज की डेट में ये 98 है। अब जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए पूछें तो तुम्हें आंसर ये टिक करना है, ये ऑप्शन में ना हो तो कॉमन सेंस है कि 100 टिक करना है। भाई नई बात ना पूछें तो ये 61 घटे थे और यहाँ से यहाँ टॉपिक यहाँ चले गए थे। इनमें एक तो पक्षी और जानवरों की केयर का टॉपिक था जो कि पहले सिर्फ स्टेट का काम था, बाद में कहा समवर्ती में डाल दो। ऐसे ही एक माप तौल था, वेट और ये सब चीज़ें, माप तौल ये पहले स्टेट की जिम्मेदारी थी, फिर ये दोनों की जिम्मेदारी बना दी। ऐसे ही तुम्हारी शिक्षा का टॉपिक पहले सिर्फ स्टेट का था, फिर ये दोनों का बना दिया। ऐसे ही वन का टॉपिक, तो ये कुछ कॉमन टॉपिक थे जो लगा कि दोनों को काम करना चाहिए, इसीलिए ये स्टेट लिस्ट से उठा के किसको पहुंचा दिए, समवर्ती। स्टेट के टॉपिक घटे हैं, केंद्र के भी बढ़े और दोनों के भी बढ़े, बस स्टेट के घटे। स्टेट के उठा के ही किसको दिए गए थे, समवर्ती को। फिर समय बीता, एक आधा कोई ऐड किया, कोई घटाया, और आज की डेट में अगर बात करूँ तो 2 कम कर दो, 59। ये 2 कम है पिछली लिस्ट से। 2016 के कौन से अमेंडमेंट से हुआ ये, 101वां। ये जो 52 है ना, ये प्रेजेंट में भी 52 ही है। तो 97 से 100 हुए, फिर टैक्स के चक्कर में 2 और कम करके 98 हो गए। 66 से 5 घटा के दिए थे समवर्ती को, फिर उसमें से भी कितने कम कर दिए, 61, 2, वो भी टैक्स के ही हैं जो स्टेट टैक्स लगाएगा। आप जानते हैं जीएसटी के बाद ढेरों टैक्स घट गए थे, घट मतलब एक लिस्ट में आ गए थे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने बहुत सारे टैक्सों को जो अलग अलग थे उन सबको मिला के एक जगह कर दिया। ऐसे आज नहीं हुआ, राजाओं के टाइम में भी होता था कि भाई 24 टैक्स खत्म कर दिया, ऐसे पढ़ा नहीं तुम लोगों ने हिस्ट्री में। उसी तरीके से ये टैक्स खत्म करके एक टैक्स बना दिया कि अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम पर एक टैक्स, उसमें सारे सामान भी आ गए और सारी सर्विसेज भी आ गई। तो जीएसटी 2016 के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा, तब जाके ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। और इसीलिए अगर प्रेजेंट में जानबूझ के पूछें तो तुम्हें याद रखना है 98, 59 और 52 ये है। अगर ये नहीं मिलता तो पिछला टिक कराना, 100, 61 और 52 में कोई चेंज नहीं है, इनमें से टैक्स वाले निकल गए। क्लियर सबको ये? चलो अब जल्दी से पढ़ेंगे। हम पहुंचे आपातकाल के दौरान। हाँ, कौन सा पार्ट? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया। मैंने क्या बताया, 2 बार बढ़ाया गया, लेकिन दूसरे बढ़े हुए कार्यकाल को बीच में किसने रुकवा दिया, इंदिरा गांधी ने। भाई 1971 में इलेक्शन हुआ, 5 साल बाद क्या आना चाहिए था, 1976। उसने 75 में ही कह दिया आपातकाल लगता कायदे से लोकसभा भंग होती है अगर कोई बड़ी गड़बड़ आती है। उन्होंने कहा नहीं, 1 साल इसको पहले कंटिन्यू रखेंगे, 75 से 76, जबकि 75 में ही लोकसभा भंग हो जानी चाहिए थी। अगर लोकसभा भंग हो जाती तो अमेंडमेंट कैसे करती? इंदिरा गांधी ने तो अमेंडमेंट किए हैं ना, लोकसभा भंग नहीं हो पाई थी। 1 साल यहाँ जो भंग होना था वो बढ़ा दिया, और फिर 76 से 77 का नवंबर दिसंबर में कंफर्मेशन था कि अभी आपातकाल अगले 1 साल और चलेगा। पता नहीं कैसे इनके दिमाग में किसने सलाह दी, इनको क्या सूझा कि इन्होंने जनवरी 1977 में उस बढ़े हुए कार्यकाल को लागू करने से पहले घोषणा कर दी कि भैया इस साल 2 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। जनवरी 77 में इलेक्शन की घोषणा हुई और मार्च 1977 में आपके देश में 6ठी लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट करा दिए गए। इंदिरा ने लिखित में 2 बार कार्यकाल बढ़ा दिया था पर उसको लागू नहीं करवाया। लागू वाले साल में अपने आप इन्होंने मार्च में इलेक्शन करा दिए। तो ये जो लिखा ना कि 2 बार बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया था पर लागू नहीं हुआ था। 77 में लागू होता उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, पर उनको खुद लगा कि मुझे इलेक्शन करा देना चाहिए, इसलिए लागू नहीं हुआ था। हाँ, बढ़ा 2 बार था, दिसंबर तक था कि लगा रहेगा ये। आपातकाल का पॉइंट अब पढ़ना है, इससे अगला हो गया ये। अच्छा, इससे अगला देखो, आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि क्या हो जाती है, निलंबित, सस्पेंड हो जाती है। कुछ दिन बाद अपने रूल बना लेना। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय मतलब कौन सी लिस्ट, सेकेंड लिस्ट पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। उसके बाद 7वें महीने में स्टेट अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम खुद कर सकता है।
नेक्स्ट देखो, जब राष्ट्रीय आपात यानी 352 की उद्घोषणा लागू होती है, तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश, अध्यादेश वैसे किसकी पावर थी? राज्य वाली पावर किसकी थी? 213 किसके पास था? पर क्योंकि कौन सा आर्टिकल चल रहा है? 352, और इसमें लिखित में है कि राज्य की सारी शक्तियां किसको ट्रांसफर हो जाती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, राज्यपाल की शक्ति किसको ट्रांसफर हो गई? राष्ट्रपति। लेकिन ये अध्यादेश ऐसे वाली कंडीशन नहीं है कि वो 6 सप्ताह वाली, ये तब तक चलेगा जब तक कि क्या ना हट जाए वहां से आपातकाल, तब तक ये कानून के रूप में मान्यता मिली रहेगी इसको। देखो क्या कहते हैं, 6 माह बाद तक प्रभावी राज्य के विषय पर संसद का सत्र हो गया। अगला, संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त। यानी कितने महीने तक मैक्सिमम खींचनी है, फिर अपना काम खुद करो, फिर देश नहीं बताएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट कहें कि हमें तो देश की पॉलिसी पसंद आ गई और इकट्ठे होकर कहें कि आप ही हमारे लिए बना दो, मान लो 5 स्टेट या 10 स्टेट, ऐसा हो सकता है? क्या वो हमेशा के लिए ये काम केंद्र को सौंप सकते हैं? नहीं, स्टेट लिस्ट के लिए केंद्र काम कर देगा, और ऐसा किया है केंद्र ने। एक बार 5 स्टेट 1953 में बिल्कुल नए नए आज़ाद हुए थे और ऐसा स्टेट बने भी नहीं थे बहुत बड़े लेवल पे, तो बस छोटा मोटा सा काम हुआ था। 53 में 5 अलग अलग इलाकों ने रिक्वेस्ट की केंद्र सरकार से, तब नेहरू की सरकार थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो उनसे कहा कि आप हमारे कोई टॉपिक दे दिए, इन पे आप हमारे लिए कानून बना दो, और उन 5 ने बाद में उन कानूनों को लागू करवा लिया। इसका मतलब स्टेट अपनी पावर अपनी मर्जी से किसको सौंप सकता है? हाँ, ऐसे ही एक बार 1955 में हुआ, तब भी 6 पता नहीं 8 राज्य इकट्ठे हुए और केंद्र को कहा कि आप हमारे लिए कानून बना दो। कोई शुल्क, कोई टैक्स था, संपदा शुल्क, जिसमें वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता है, कि आप इसके लिए नियम बना दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये वो दौर था जब आपके देश में राज्यों की पावर बटी भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी, क्योंकि राज्य बने ही नहीं थे। याद है 53 में वो जब मर गया था एक आदमी, पी रामुल्ला, उसके बाद फिर कमीशन बना था, फिर बंटवारे हुए थे। उस दौर में जब ये प्रांतों के रूप में काम कर रहे थे ना, तो इनको लगता था कि पता नहीं यार हम ठीक काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उतनी समझ भी नहीं थी राज्यों को, ना उतने पढ़े लिखे और काबिल लोग थे, समाज का अधिकतर हिस्सा तो अनपढ़ों का था। तब राज्यों ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी किसको पकड़ा दी थी? और केंद्र ने काम किया था। लेकिन आज ऐसा नहीं करते, क्योंकि आज हर स्टेट के पास इतने काबिल लोग, इतने काबिल आईएएस हर स्टेट में बैठे हैं, जिनमें से एक्सपीरियंस्ड को ये अपना क्या बनवा लेते हैं? सचिव, और सचिव सारी बातें बताता है, तभी तो इनकी इज्जत होगी ना। अब राज्य की पॉलिसी केंद्र बनाएगा तो लोग भी तो हंसेंगे कि राज्य में इतने काबिल लोग भी नहीं हैं कि अपनी पॉलिसी भी केंद्र से बनवानी पड़ती है, पर ऐसा कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखो अगला पॉइंट, तो 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन या बंटवारे या वितरण से संबंधित संवैधानिक उपबंधों में परिवर्तन कर सकता है। क्या उस टाइम पे कोई ये कह सकता है कि मुझे टैक्स का इतना हिस्सा क्यों नहीं मिला? आपातकाल में पैसे का डिसीजन भी किसका हो जाएगा? केंद्र का। भाई देश में उस टाइम डिफेंस पे पैसा खर्च करें या राज्यों के ऊपर? तो वो कहेगा डिफेंस पे पैसा खर्च करेंगे। अगले पेज पर आ जाओ, मूल अधिकारों का निलंबन। आप जानते हैं सारे अधिकार अपने आप छिन जाते हैं स्वतः, बस 2 आर्टिकल को छोड़कर, एक 20 और एक 21। 20 में क्या था? अपराध की दोष सिद्धि ना हो तब तक क्या नहीं मिलेगी? सजा। और दूसरा था आपको कैसी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत आज़ादी है आपको काम करने की अपने घर के अंदर। बाहर जाके आप ये नहीं हक मांग सकते, लेकिन घर के अंदर व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हैं। देखो पहला पॉइंट, आर्टिकल 358 के अनुसार आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं, आप सबको पता है ABCDEFG तक दे रखी हैं, 6 स्वतंत्रताएं, अथवा आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार। ये 6 मूल अधिकार उसके अंडर है, ये सबकी बात नहीं कर रहे। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ स्वतः निलंबित, स्वतः पे सर्कल लगा लो, किसी को आके नहीं बोलना कि आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। कह देंगे आपातकाल लग गया, अपने आप समझ जाना हमारे अधिकार गए। और आपातकाल की समाप्ति के साथ ही आर्टिकल 19 के मूल अधिकार स्वतः ही लागू। फिर लागू करने के लिए कोई उद्घोषणा होगी या अपने आप लागू? अपने आप लागू, अपने आप हटेंगे, अपने आप लग जाएंगे। नेक्स्ट, आर्टिकल 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों को युद्ध और बाहरी आक्रमण, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। क्या सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर होगा तो आर्टिकल 19 छिनेगा?
फिर ये बाहर के आक्रमण में क्यों छीन लेते हैं? क्योंकि इसमें क्या क्या आती है? अभिव्यक्ति। इसमें आती है प्रेस। प्रेस अपने देश की सारी जानकारी टीवी पे जब चलाएगी तो किसको मिल जाएगी? बाहर वाले। इसलिए कहते हैं टीवी रेडियो सब बंद कर दो, इंटरनेट। ये टिक कर लो। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान ही को काट दो। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नहीं लिख लो यहाँ, नहीं, बाकी लाइन काट दो, वो काम की नहीं है, वो थोड़ी सी मिसप्रिंट में आ गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978, इंदिरा ने याद है 25 जून को घोषणा की थी और फिर 25 जून को क्या करवा दिया था? अखबारों की बिजली कटवा दी थी। ये ठीक किया था, गलत किया था? भाई मेरे खिलाफ कोई ना लिखे, ये उनका अपने फायदे के लिए था। इसीलिए मोरारजी देसाई ने कहा अगर देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो अखबार लिखेंगे कि सरकार गलत कर रही है, उनको हक है ये लिखने का। वो अलग बात है कि अखबार बिके हुए हैं, वो चाटुकार हैं और सरकार की हमेशा बड़ाई ही करते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, पर हक है अखबारों को कि वो मीडिया का यूज़ करते हुए सही और सच्ची बात को लिख सके। कौन से आर्टिकल के तहत? 19, प्रेस की आज़ादी दे रखी है। किस कंडीशन में 19 छिन जाएगा? युद्ध और बाहरी आक्रमण, ताकि मिसयूज ना हो। पर किस कंडीशन में? देश को पता हो देश के अंदर गड़बड़ है, हमें पता हो अंदर किसने गड़बड़ की। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 359 मूल अधिकारों का प्रवर्तन कराने वाली विधि का निलंबन करता है, अर्थात इसको टिक करना, राष्ट्रपति आदेश द्वारा भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को प्रवृत्त मतलब लागू कराने वाली विधि के निलंबन की उद्घोषणा करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति को पावर है कि भाग 3 के सारे अधिकार सस्पेंड कर दे। कोई घोषणा करनी पड़ेगी या अपने आप? जिस दिन राष्ट्रपति ने फाइल पे साइन कर दिए ना कि हाँ भाई लिखित मेरे पास फाइल आई, मैंने साइन कर दिया, तो अपने आप समझ जाओ अधिकार खत्म हो गए। खत्म इन द सेंस थोड़े टाइम के लिए, फिर दोबारा मिलेंगे, ये खत्म पूरी तरह से नहीं हो सकते। नेक्स्ट पढ़ना, परंतु राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबन नहीं कर सकता, ये कभी नहीं हटेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित कर सकता है, सस्पेंड। 44th अमेंडमेंट 1978, पहले ये भी छीन लिए जाते थे इंदिरा गांधी के टाइम, 20-21 भी कुछ नहीं थे। याद है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े लीडर्स जेल की हवा खा के आए थे। ऑपरेशन 0R में जेपी नारायण जैसे लोगों को, बुजुर्ग आदमी, रात के 12 बजे के बाद पुलिस ने सारे लोग उठा लिए। यानी ये जो जबरदस्ती की जेल में ले जाने की सजा थी, ये सब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ही आघात था, बोल नहीं सकते थे। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आज आघात नहीं कर सकते। किस आर्टिकल के तहत? 21। अमेंडमेंट है 44वां, ये मोरारजी ने करवाया। नेक्स्ट पढ़ना, 359 के प्रावधान किसी भी आधार पर लागू राष्ट्रीय आपातकाल में प्रवृत्त होंगे। 359 को ऊपर देखो दोबारा दिया था, ये वाला ऊपर से तीसरा पॉइंट 359, ये निलंबन करता है, बस सस्पेंड करता है। लेकिन उसमें भी सस्पेंड करने में भी 2 अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते। कौन कौन से? हाँ, वो शुरू से सस्पेंड नहीं हो सकते, या मोरारजी ने करवा दिए, मोरारजी देसाई ने करवाए। आगे पढ़ना, आर्टिकल 358 ऊपर पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट देखो 358, जिसमें आर्टिकल 19 के 6 अधिकारों की बात की गई थी के प्रावधान युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर जारी आपातकाल में ही लागू होते हैं। तो ये 358 वाला और 359 वाला कंडीशंस के साथ हैं। अगला पॉइंट, 358 के प्रावधान आपात उद्घोषणा के साथ स्वतः ही लागू हो जाते हैं। 358 में क्या था? आर्टिकल 19 के 6 अधिकार तुमसे छिन गए अपने आप ही, जैसे ही देश में क्या लगा? आपातकाल। किन कंडीशंस वाला? युद्ध और बाहरी आक्रमण वाला। भाग 3 के अधिकार भी छिन जाएंगे स्वतः ही। बस कौन से 2 आर्टिकल? 358 आर्टिकल 19 को स्पेशल फोकस करता है और 359 बाकी सारों को फोकस करता है। अगला पॉइंट इसी में सेकंड लाइन टिक कर लो, आर्टिकल 19 के तहत प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित। 358 आए तो 19 याद रखना और 359 आए तो बाकी सारे याद रखना। बाकी सारों में पहले सारे ही छिन जाते थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां अमेंडमेंट करा के लिखवा दिया कि 2 आर्टिकल कभी नहीं छिनने। कौन कौन से? 20 और 21। अगर स्थिति ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो तो 20 भी छिन सकता है, कौन सा कभी नहीं छिनेगा? 21।
इसके बाद राष्ट्रीय आपात शक्ति का प्रयोग पढ़ लो। पहला, राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 352 के तहत आपात शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 26 अक्टूबर 62 में बाहरी आक्रमण नेफा आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आगे जाके अरुणाचल बनेगा, इसका किसका हिस्सा था ये, असम का, चीनी आक्रमण के आधार पर। और इसका कारण भी आप जानते हैं, हमने किसको शरण दी थी, दलाई लामा, जो कहाँ का धर्म गुरु था, तिब्बत का। और तिब्बत जो है ये कौन इस पे कब्जे के चक्कर में था, चाइना। वहां से एक आदमी जनता को भड़का के भागा, तो चीन का तो दुश्मन है, वो हमने यहाँ रख लिया। नेक्स्ट टिक करना, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाहरी आक्रमण, पहली भी इस तरह का आक्रमण, दूसरा भी भारत पाक युद्ध के कारण 3 दिसंबर 71 को की गई थी। 71 वाली के कारण बहुत सारे और भी थे जो मैंने आपको कल समझाए थे। जबकि तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के कारण 26 जून 75 को की गई। 71 में की गई आपात घोषणा जो पहले से चल रही थी कि राष्ट्रपति ने 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर एक और आपात की घोषणा कर दी। जब चल रही थी तो बीच में क्यों इसको अड़ाया, इसका आधार अलग था। क्या आधार था इसका, आंतरिक, और उसका आधार क्या था, अगर देखा जाए तो आंतरिक में उस टाइम क्या 19 के आर्टिकल छीन लिए जाते थे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो मोरारजी ने करवाए हैं कि 19 के चलेंगे, नहीं तो इंदिरा ने तो बंद नहीं करवा दिया था अखबार टीवी, तो ये 19 के आर्टिकल उस टाइम पे छिन जाते थे, ऐसे ही जैसे 352 में बाकी छिनते थे। नेक्स्ट देखो, तीसरी आपात घोषणा, तो 75 में आंतरिक अशांति के आधार पर एक और घोषणा हो गई। दूसरी तीसरी आपात घोषणा 77 में समाप्त की गई, और दोनों को समाप्त करते करते मार्च आ गया। ये 71 वाली खींचनी थी आगे या 75 वाली आगे खींचनी थी, इंदिरा गांधी ने कहा था जो 75 वाली है ना कि ये चलेगी, घोषणा भी कर दी थी। 1975 से पहले 76 लेके आई एक साल, फिर 76 के दिसंबर नवंबर में कहा अगले साल भी हालात सुधरे नहीं है, आपातकाल चलेगा। पर फिर जाके किस सन में कह दिया कि नहीं खत्म कर रहे हैं, 77 के शुरू में। क्या बोली, कब इलेक्शन होंगे, 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद मार्च आ गया, आपातकाल खत्म होगा तभी तो इलेक्शन होंगे ना, मार्च में इलेक्शन कराने के लिए आपातकाल खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार अब तक 3 बार, ये तीनों बार का टेबल तुमने कल ही पढ़ा था, ये सबको पता भी है। बाप बेटी प्रधानमंत्री थे, पहला दूसरा तीसरा, 2 बेटी के टाइम के हैं, और पहला नेहरू। कल मैंने आपको बताया था कि इंदिरा जब प्रधानमंत्री बनी उससे पहले स्थिति बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि चाइना का अटैक हो गया था, हमने यहाँ उनको शरण दे दी थी, फिर लगातार बिगड़ती चली गई। वो सारी कहानियाँ तुम्हें याद हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीवी पर्स, 71 का युद्ध, 73 में कीमतों में उछाल, बहुत सारी गड़बड़ियाँ, जिन सबका रिजल्ट था सालों साल ये आपातकाल लगा ही रहा। अगले पेज पर 160 पर आ जाओ, 356 का प्रयोग, ये भी तुम्हें सारा याद है, सिर्फ पॉइंट पढ़ लो। सबसे पहले 356 का प्रयोग 51 में पंजाब में किया गया, और उस टाइम पंजाब का नाम पेप्सू था, पेप्सू। जनवरी 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू, जो अप्रैल 1952 तक चला। 356 का सबसे ज्यादा प्रयोग लिखा है, ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा लंबा प्रयोग लिख लो, क्योंकि ज्यादा तो नंबर में आते हैं। सबसे ज्यादा लंबा प्रयोग भी पंजाब में, कितने साल का, नहीं लगभग पूरा अगर मिलाएं 10 साल, लिख लो यहाँ, लगभग 10 साल, अलग अलग किश्तों में 10 साल चला। यहाँ कहते हैं 3500 प्लस दिन तक यहाँ पे चलता रहा था यह आपातकाल। आगे पढ़ लो, अब तक लगभग सभी राज्यों में, लगभग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 में नहीं लगा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, यहाँ मेंशन कर लो। आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जा चुका, लगभग मतलब 2 रह भी गए। 1977 में जनता पार्टी की सरकार, आप सब जानते हो पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन लाया था, और वो एक लहर चली थी, उसमें जो खड़ा हुआ जनता पार्टी में, चाहे वो कोई था, उसने कांग्रेस को हरा दिया। ये वो दौर था जब कांग्रेस के एक से एक दिग्गज चेहरे भी हारे थे। जैसे हरियाणा की अगर बात करें, बंसीलाल, जिनका कि कितना बड़ा नाम था, उनको भी हरा दिया था एक महिला कैंडिडेट ने। कारण महिला कैंडिडेट किस पार्टी की तरफ से थी, जनता पार्टी। 2014-19 में इंडिया में क्या हुआ, बीजेपी में जो खड़ा हुआ टिकट पे वो जीत गया, ऐसा ही तो हुआ ना, ये लहर थी। उस टाइम एंटी कांग्रेस देश चला था, और जनता पार्टी ने अपनी पावर का मिसयूज किया था, ये सच्चाई है। और जनता पार्टी ने उस टाइम देश में तो जीत हासिल कर ली, लेकिन कई स्टेट्स में उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी। तो इन स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार थी ना, एक गुस्सा, एक अपनी कहीं ना कहीं इरिटेशन निकालने के लिए
उन स्टेट्स को फोकस में रखा जहां कांग्रेस सरकार थी, और जबरदस्ती वहां पे कंडीशंस थी नहीं, वहां पे आर्टिकल 356 लगवा दिया। यहाँ 8 या 9 राज्य इस तरह के थे जहां जनता पार्टी ने एक साथ ऐसा करवाया, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बुरा लगा। 2.5 साल बाद जनता पार्टी खत्म हो गई क्योंकि दोनों पीएम हट गए। अब फिर वापस किसका राज आया? कांग्रेस ने बदला लिया, और जिन राज्यों में उस टाइम पर जनता पार्टी की सरकार थी, इसने भी 8-9 राज्य पकड़े और उनकी रिपोर्ट गलत बना के, और इसने भी उन राज्यों में क्या लगवाया? इसे बोलते हैं टिट फॉर टैट, भाई जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने भी गलत यूज किया, इन्होंने भी। इन सब में बेवकूफ कौन बनता है? आम आदमी। इनका क्या गया? इसने जो किया इसने बदला ले लिया, और आज दोनों की आपस में पढ़ोगे ना, इनके आपस में घर परिवारों में रिश्तेदारी भी होती है। कांग्रेस के कितने लीडर्स की लड़कियों की, लड़कों की शादी बीजेपी और जनता पार्टी के घरों में हो रखी है। बहुत कॉमन है, क्योंकि ये बाहर तो कहीं शादी ब्याह करेंगे नहीं, ये सब एक हैं। तुम्हारे सामने ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, असलियत में ये नीचे उतर के सब हाथ मिलाते हैं और हंस हंस के अपने अपने घर चले जाते हैं। जब ये उस स्टेज पे बैठते हैं ना, बस ये तब दिखावट करते हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बस अपनी बोलते जाना है, बोलते जाना है। इनको कोई लॉजिकल बात नहीं करनी। ये देखो, दोनों ने बदला ले लिया। पहला कदम किसने उठाया? कांग्रेस ने पहले इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि तब पूरे देश में ही किसकी सरकार थी? जनता पार्टी, उसकी, कांग्रेस की। बाद में फिर इसने काम किया। जनता पार्टी, जनता दल, ये एक ही तो है। थोड़ा सा तो अंतर था, सेक्युलर और इसका ही तो। और क्या अंतर था? 1 मिनट, मेन अंतर क्या था? पार्टी दोनों आए हुए थे हमारे यहाँ वाले पेपर में। ये इनकी गड़बड़ रही, नहीं तो एक चीज देनी चाहिए थी। जनता दल, जनता पार्टी एक ही चीज है, दोनों के लीडर कॉमन थे। बाद में इनमें फूट पड़ी, और फिर एक ने कहा कि भाई अब नाम, साझे का नाम चल गया, एक ने अपने नाम के बीच में बस पीछे यहाँ ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब सेक्युलर, बस ये सेक्युलर बन गए, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं था। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने कांग्रेस के विपक्ष में काम किया, और इसने 2 बार भारत में सरकार भी बनाई है। एक तो 1977 से 1980 जनवरी बस, और दोबारा इनकी सरकार बनी 1989 से 1991। इस टाइम भी 2 आदमी बने, और इस टाइम भी कोई ताकतवर नहीं था, और इस टाइम भी। मैंने तुम्हें जब पीएम की लिस्ट पढ़ाई तो आयाराम गयाराम बताए होंगे, जल्दी जल्दी आने वाले। इस दौर में तो किंग मेकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जनता दल की सरकार थी, लेकिन किंग मेकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी। तो उन्होंने पहले बार मौका दे दिया वीपी सिंह को, जो वीपी सिंह जिसने आके अपने हिसाब से काम किया, और फिर 1 साल चंद्रशेखर को। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ भी पहला मौका किसको मिला था? पहला मौका मोरारजी देसाई को, और दूसरा मौका चौधरी चरण सिंह। लेकिन जब यहाँ का टाइम था ना, ये लोग थोड़े से स्मार्ट थे। स्मार्ट इन द सेंस, ये उतने ये नहीं कह सकते कि बहुत लोभी थे। इन लोगों ने जितने दिन भी काम किया, देश के लिए काम किया, और ये लोग पहले कांग्रेस के ही आदमी थे। जैसे भगत सिंह ने जब राजनीति शुरू की तो वो भी तो कांग्रेस के वॉलंटियर बने थे ना। इनमें दोनों लीडर्स एकदम से पार्टी थोड़ी बनी, पार्टी से पहले इनका कितना रिच अनुभव था। तो ये जब जवान थे ना, ये देश की आज़ादी से पुराने लोग थे जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया। ये उस टाइम के लोग थे जब कांग्रेस ही मेन पार्टी, इन्होंने सब कुछ कांग्रेस से सीखा। इनफैक्ट जो सेकंड चरण आया 79 से 80 का जनता दल वाला, उसमें तो इनको कांग्रेस का ही साथ पकड़ना पड़ा। सरकार थी जनता पार्टी की, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए किसका हाथ पकड़ना पड़ा? कांग्रेस। ये सेम ऐसी कहानी है जैसी आज हरियाणा की है। जब जेजेपी आई थी तो किसकी बुराई कर करके आई थी? आज किसकी सरकार है? बीजेपी प्लस जेजेपी। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। जो 6 महीने का लास्ट टेन्योर था ना, वो जनता दल प्लस कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जबकि ये तो पार्टी बनी ही किसकी टक्कर में थी? कांग्रेस की। इसलिए चली नहीं थी, फिर अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस ने हाथ खींच लिया कि तुम्हारे साथ क्यों चलाएं, अपनी ना पार्टी बनाएंगे। और इसीलिए जनवरी 1980 में जब इन्होंने 14 तारीख को इस्तीफा दिया, तुरंत से तैयारी कर दी थी, और फिर मार्च में जाके देश में कौन बैठी थी वापस? इंदिरा गांधी। तो इस तरह से ये जो दिखावटी चीज़ें हैं, दल और पार्टी में अंतर नहीं है, दोनों की विचारधारा भी लगभग कॉमन थी। ऐसी तुम्हारे देश में कई एग्जाम्पल हैं। एक और ऐसा एग्जाम्पल है, 10वीं क्लास में दिया हुआ है, तुमने अगर पार्टी पढ़ी होगी, मार्क्सवादी पार्टी पढ़ी है? उस मार्क्सवादी पार्टी में भी तो फूट पड़ी थी।
मार्क्सवादी पार्टी जो इंडिया की थी ना, सीपीआई नहीं लिखते, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस पार्टी को, ये पहले बनी थी मेरे ख्याल 1934 के आसपास बनी थी, फिर इसमें फूट पड़ी अपनी आज़ादी के बाद, और 1964 में इसके भी 2 पार्ट बन गए। ये ऐसे ही जैसे जनता दल के 2 पार्ट बन गए थे। 10th क्लास में ना सब समझाया गया है। जब मौका मिले किसी की 10वीं क्लास की किताब उठा के एक दिन सारी पार्टी पढ़ लेना, उसमें सारी नेशनल पार्टीज कब बनी, कैसे बनी, क्या फूट पड़ी और सब। लेकिन जनता दल नहीं है, जनता दल इतनी बड़ी पार्टी थी भी नहीं, वो जल्दी जल्दी बनी और जल्दी जल्दी ही बस गायब बराबर भी हो गई। चलो अगला पॉइंट देखो क्या कहते हैं। 356 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने एक साथ कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया। ये खेल बना लिया था, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना, 356। और इस 356 को जब खेल बनाया तब फिर देखो एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई थी, बिहार के एक आदमी ने, कि तुम लोगों ने मजाक बना के रख दिया, जिसका जहां मन करता है 356 इस्तेमाल करता है। आप खुद देखो कितनी बार आज तक लग चुका, कितने से ज्यादा, 125 से ज्यादा। इसका मतलब हर स्टेट की इतनी खराब हालत कि बार बार आपातकाल लगाना पड़ता है। अगर ऐसा है तो स्टेट क्या करती है, गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो तब लगता है जब वो रिपोर्ट नेगेटिव जाए, और रिपोर्ट नेगेटिव तब बनती है जब लोग संतुष्ट ना हो। इसका मतलब आपके देश में किसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, ये चैलेंज किया था। और इनमें से सबसे ज्यादा आपातकाल कांग्रेस के टाइम पे लगा, 84 बार। कारण कांग्रेस ही लंबी टिकी रही थी, ये बाकी तो गठबंधन और ये तो आए ही 10-5 साल के लिए थे, इसीलिए। चलो नेक्स्ट देखो। 77 में जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई ने एक साथ कितने राज्यों में, 9 राज्यों में एक साथ, और बड़े राज्य उसमें यूपी बिहार जिनकी सीटें बहुत ज्यादा हैं इनको उठा लिया था। सिर्फ पढ़ लो आगे। जनता पार्टी सरकार ने इस आधार पर इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक भी प्रत्याशी के सफल न होने के कारण, जो लोकसभा के इलेक्शन हैं, राज्य मंत्रिमंडल ने जनता का विश्वास खो दिया। स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर रहे हैं ये कह के कि कहाँ पे तुम्हारी जीत नहीं हुई, लोकसभा। लोकसभा के मेंबर तुम्हें पता है 80 हैं, 31 हैं यूपी में, और एमएलए कितने हैं, 403, ये पता है ना सबको। अब ये 80 में क्योंकि कांग्रेस नहीं आई तो ये दलील दी जा रही है कि तुम लोगों के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है, इसलिए तुम्हारे ये भी खत्म करेंगे। ये ठीक है या गलत है, गलत है। क्या पता वो एमपी को ना देखना चाहते हो, एमएलए को अपने इलाके से देखना चाहते हो, इस बेस पे खत्म करवा दिए। आगे पढ़ना। जनता का विश्वास खो दिया, 9 राज्य, राज्य नहीं पूछेंगे, एक आइडिया ले लो, यूपी है, बिहार है जिसकी सीटें बहुत ज्यादा हैं, बंगाल है, अगले पे आ जाओ। इसी प्रकार 1980 में कांग्रेस सरकार ने बदला लेने के लिए इसी आधार पर 9 राज्य जिनमें गैर कांग्रेसी राज्य थे, जहां जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, इसमें राष्ट्रपति शासन, ये तो बदला लेना हो गया ना। 9 में उसने लगाया, 9 में उसने, 18 बार तो ये हैं, ये जो 125 है ना इनमें से फालतू हैं, देखो कितने सारे। तो ये 9 राज्य पढ़ो, यूपी बिहार, तो इसने भी वही मेन स्टेट्स उठा लिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अगला पॉइंट, केंद्र और राज्य के बीच हमेशा टकराव का विषय रहा है। और हम दूर क्यों जाएं, इस सरकार की मैं तुम्हें बात बताऊं। कांग्रेस सरकार, पौंडीचेरी, पुदुचेरी क्या है, लेकिन हम जानते हैं पुदुचेरी में क्या बनते हैं, एमएलए और सीएम बनते हैं, पता है ना हमें, ये दिल्ली और इसमें। यहाँ पे सरकार थी कांग्रेस की, बिल्कुल अभी की बात है, 2 साल पहले की, पेंडेमिक से जस्ट कुछ महीने पहले की बात। पौंडीचेरी में सरकार चल रही थी कांग्रेस की, और यहाँ पे क्योंकि राज 2014 के बाद से कौन सी पार्टी का है, बीजेपी, तो बीजेपी का ही राज्यपाल या उपराज्यपाल जाएगा, एलजी जाएगा, तो बीजेपी का होगा ना वो। अब पुदुचेरी में गवर्नर नहीं होता, एलजी होता है, तो पुदुचेरी में एलजी भेजी गई, जो देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, किरण बेदी। सब कुछ ठीक चल रहा था, थोड़ी सी रिपोर्ट्स गड़बड़ बनी, कुछ हलचल हुई, और फिर तुरंत से हमें पता चला कि पौंडीचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और वो राष्ट्रपति शासन लगा के इनको वापस बुला लिया। जैसे उपराज्यपाल ने कुछ काम किया, फिर वापस बुला के, और फिर वो लंबा ही खींच दिया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की। अब जाके जब इलेक्शन हुए तब तक हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी के फेवर में सारी चीज़ें थी, तो अपनी पावर का मिसयूज़ आज भी कर रही हैं सरकारें।
जब कोई भी पावर में आता है ना, जैसे आज बीजेपी है, तो ये चाहते हैं कि जिन स्टेट्स में हमारे खिलाफ सरकार है वहाँ की स्थितियाँ खराब हो जाएं अंदर से, जिससे रिपोर्ट नेगेटिव बने, और 2 रिपोर्ट नेगेटिव बनते ही आधार मिल जाता है कि भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, यहाँ क्या लगेगा 356। और ऐसे करते करते मिसयूज पावर का हमेशा से करते थे, अभी भी कर रहे हैं। पौंडीचेरी का केस तो हमने सामने देखा, 3-4 साल पुरानी घटना है। देखो आगे अब तो 356 हमेशा टकराव का कारण रहा। देश में अब तक 175 लिखा है, सो 125 कर लो, 125 प्लस से भी अधिक 130 कर लो, मतलब 25-30 के आसपास कर लो। अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, सबसे ज्यादा बार मणिपुर प्लस यूपी लिख लो, दोनों में 10-10 बार इसका प्रयोग किया गया। और अगर कहें लगातार सबसे लंबा और वैसे सबसे लंबा पंजाब, नहीं वैसे सबसे लंबा भी पंजाब में, अपने साथ कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर अलग राज्य के दर्जे से देखें तो उसका 6 साल का था। अगले पेज पर आ जाओ। बम्बई मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें की थी। क्या क्या बातें की थी याद करो। 352 पे इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी से एक अमेंडमेंट कराया था 38वां, और लिखवा दिया था कि इसको कहाँ चैलेंज नहीं करोगे सुप्रीम कोर्ट। किसने उसको कहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और मोरारजी ने 44वें में कहा कि क्यों नहीं क्वेश्चन करेंगे, गलत पावर यूज करोगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस 356 के खिलाफ क्या कोर्ट में केस डाला जा सकता है? अगर ये कोर्ट में साबित हो गया कि 356 का मिसयूज किया तो कौन पकड़ा जाएगा? सरकार तो हट गई है, सरकार तो है ही नहीं, कौन पकड़ा जाएगा? रिपोर्ट किसने बनाई है? राज्यपाल। राज्यपाल की रिपोर्ट पे आंख बंद करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करने चाहिए या देखना चाहिए? इन दोनों की गलती है। अगर 356 मिसयूज होता है ना तो पहली गलती इसकी, झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे कौन से हालात थे जिसके कारण आपको ये लिखित में देना पड़ा कि स्थिति खराब है, और इनकी रिपोर्ट पे आपने आंख बंद करके क्यों विश्वास किया? इन दोनों को अपनी कुर्सी प्यारी है, क्योंकि अब ये हक है कि अगर कहीं 356 मिसयूज होता है तो सीधे कहाँ पहुंच जाओ? कोर्ट। इसीलिए ये सीधे रहते हैं। देखो पढ़ के 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 356 के लिए? पहला पॉइंट, राष्ट्रपति शासन लागू की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा के योग्य है। टिक कर लो। न्यायिक समीक्षा बैठ गई ना, फिर जज साहब कुछ नहीं सुनते, ना राज्यपाल की सुनेंगे, ना पीएम की और ना किसी प्रेसिडेंट की। राष्ट्रपति की संतुष्टि जो होनी चाहिए वो तर्क संगत होनी चाहिए, लॉजिकल, आंख बंद करके काम नहीं करना। तर्क संगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि वो अतार्किक और दुर्भावना, दुर्भावना क्या होती है? इनकी सरकार कैसे चलेगी, इनकी सरकार वाले स्टेट को तो हम खत्म करेंगे, ये वाली बात। नेक्स्ट, यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है, गलत पाता है, तो उसे विघटित कर राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित कर सकता है, या विघटित जो विधानसभा थी निलंबित हुई उसे पुनः बहाल करने का अधिकार है। यानी अगर चीटिंग करके राज्यपाल ने पीएम के बहकावे में आके गलत रिपोर्ट बना दी और राष्ट्रपति ने आंख मूंद के उस पर विश्वास करके कह दिया 356 लगा दो, और वो चला गया कोर्ट में मामला, और कोर्ट को सारे कागजों में लगा कि गलत कर रहे हैं ये, तो ये कहेंगे सरकार वापस आके काम करेगी, और ये कोई नहीं है बोलने वाले। ये किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया? राज्यपाल और राष्ट्रपति। ये बेइज्जती की बात होती है, इसलिए ऐसे में फंसते नहीं हैं लोग। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 356 के अधीन शक्तियां विशिष्ट शक्तियां हैं, स्पेशल पावर्स हैं। इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में कभी कभी ही करना चाहिए। ये यदा कदा में कितनी बार कर दिया? 125 से ज्यादा बार, क्योंकि ये यदा कदा वाली बात 1994 में किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले वो मजे लेते लेते अपना कितने 8-9 में एक लगा गया, 2-2.5 साल बाद 8-9 में दूसरा लगा गया, अपनी मर्जी चला रहे थे हर चीज में। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, फटाफट से पढ़ लो। राष्ट्रपति उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब वो इस तथ्य से संतुष्ट हो, वो सेटिस्फाई हो कि भारत अथवा इसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख की स्थिति खतरे में है। उसको ये कोई कागज पत्री होनी चाहिए, भाई मैं इस बेस पे मानता हूँ कि दिक्कत है भारत में। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। मर्जी चलेगी या पहले सलाह भी करनी पड़ेगी? कागज भी होने चाहिए, कल को सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन गया तो कुछ ना कुछ दिखाने लायक भी होना चाहिए। किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं। डबल टिक कर लो, सिर्फ सलाह चल जाए। किसके लिए लिखित कंपलसरी कर दी?
352 के लिए, क्योंकि उसका मिसयूज कौन कर गई थी? इंदिरा गांधी। वहां लिख दिया लिखित सिफारिश पर ही, यहाँ कह दिया सलाह कर लेना, कागज तेरे पास होने चाहिए कल को चैलेंज आया तो। वित्तीय आपातकाल की घोषणा पर संसद को 2 माह के भीतर अपनी, इसके लिए 2 महीने क्यों छोड़े गए हैं? क्योंकि इस टॉपिक से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके बॉर्डर पे आपके देश में पैसे की दिक्कत है तो ठीक है, आपातकाल आज लग जाएगा, कितने महीने में परमिशन मिल जाए? 2। और ये कब तक चलेगा? जब तक स्थिति नहीं सुधरे। क्या पता 4 महीने बाद सुधर जाए, भाई अगली फसल कटे, टैक्स वैक्स आए तो हो जाए, क्या पता 4 साल लग जाए, ये नहीं पता होता। नेक्स्ट देखो, देश में वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को क्या शक्तियां प्राप्त होंगी अगर कभी लगा? पहला, राज्यों को वित्तीय संपत्ति से जुड़े कानूनों पर नजर रखने का निर्देश दे सकता है। वो कह सकता है ध्यान रखो इतना पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी महकमे में बहुत पैसा जाता है। स्टेशनरी के जानते हो करोड़ों करोड़ों रुपए के बिल होते हैं। एक छोटे छोटे स्कूल में हजारों की स्टेशनरी आ जाती है। कितने सरकारी स्कूल, कितने सरकारी दफ्तर, सब में पेन, कोई अपना सरकारी जो होते हैं ना टीचर्स वगैरह, इन सब के लिए ऊपर से पेन और इनका भी प्रावधान है। वो अलग बात है कि आते नहीं है, पैसे खा जाते हैं, पर प्रावधान कर रखा है। पेपर में जब टीचर्स की ड्यूटी लगती है ना तो उनको रेड पेन भी मिलते हैं चेकिंग के। ये सब किसके पैसे से आता होगा? सरकार देती है, और सरकार का पैसा हमारा पैसा, टैक्स का पैसा है। जैसे कोई ये प्रतियोगिताएं होती है ना, मान लो कहीं पे कोई प्रतियोगिता है, सरकारी स्कूल के टीचर्स को जज बना देते हैं, प्रतियोगिता प्राइवेट में करवा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट वाले चीटिंग कर सकते हैं, सरकारी चीटिंग नहीं करेगा। तो उस टीचर की उस दिन की हाजिरी स्कूल में प्रेजेंट, मतलब कि ऑन ड्यूटी है, उसको सैलरी नहीं कटेगी। वो जज बन के किसी स्कूल में जाएगा, उसके बदले उसको 1000-2000 रुपए मिलेंगे और वहाँ बिल्कुल मतलब मजे वाले लाइफ। तो ये सारे जो मौज मस्ती है ना, ये टैक्स के पैसे पे है हर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट पढ़ो, अगला पॉइंट, राज्य के अधीन सेवारत सभी या कुछ श्रेणी के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कटौती संबंधी निर्देश। सबकी सैलरी कट सकती है या राष्ट्रपति की मर्जी से कटेंगी? मर्जी से। क्या अगर स्थिति खराब हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सैलरी भी कट सकती हैं, जो कि ना के बराबर कटती हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति राज्य विधानसभा द्वारा पारित सभी धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है कि सारे विधेयक मुझे दिखाओ कहाँ गड़बड़ हो रही है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। राष्ट्रपति राज्य में संघ के कामों की देखरेख के लिए सेवारत सभी अथवा किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। जैसे अभी ये पेंडेमिक आया था ना, तो कितने सारे लोग तो घर ही तो बैठे थे सब लोग। उस दौर में जितने लोग सरकारी नौकरी में थे, इनका टीए नहीं मिला था, ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि ट्रैवलिंग किसी ने की नहीं, 3 महीने तो बिल्कुल ही घर रहे थे ना। ये टीए भी कई हजार का होता है, किसी का 3, ये डिपेंड करता है हर स्टेट में महंगाई की दर के ऊपर, सबका टीए डीए अलग होता है। तो मान लो एक आदमी का ट्रैवलिंग अलाउंस अगर सरकार 3000 दे रही है, कितने सरकारी कर्मचारी होंगे, कहीं ये 5 भी मिलता होगा, कहीं 1 भी मिलता होगा, एवरेज बता दिया, तो इतने सारे लोगों का ट्रैवलिंग अलाउंस काट दिया गया। ऐसा कर सकती है सरकार कभी भी, अगर दिक्कत आए तब भी और ना दिक्कत हो तब भी। नेक्स्ट देखो, तो वेतन भत्ते, भत्ते यही होते हैं, अलाउंस, जो कि इस तरह की चीजें, भाई टीए मिल गया, डीए मिल गया, इसको अलाउंस बोलते हैं, भत्ते। इनमें कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। किनका वेतन कट रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिनके वेतन पे कभी कोई, वो तो बिल्कुल अलग हटके काम करते हैं। क्या वो आपातकाल में अपने काम के ऊपर प्रभाव मानते हैं? नहीं, लगा रहे आपातकाल, वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अगर वित्तीय लगा तो उन तक आंच जाएगी, उनकी भी सैलरी कटेगी। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद से अब तक आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। यहाँ ऊपर एक पॉइंट लिख लो, इसमें जैसे इसका तो नहीं है, लेकिन कई बार उसके ऊपर तुम अखबारों में पढ़ लेते हो, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, ये कई बार अखबारों में आता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। तुमने कश्मीर के लोगों के कई बार जैसे इंटरव्यू वगैरह अगर देखे हो, तो बहुत सारे लोग हमारे फौजी बंधुओं के प्रति भी नेगेटिव होते हैं, पता है तुम लोगों को ये बात? हाँ, वो कहते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। इंडिया के कुछ इलाकों में हमेशा खतरा रहता था, अभी भी है, खासकर जो बॉर्डर से लगते एरिया है ना, जैसे अब ध्यान से सुन लो, लिखा नहीं है ये, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के लोग हो सकता है किसकी बातों में आ जाएं?
और हमें नुकसान पहुंचाने लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो जो आर्म्ड फोर्सेस ऐसे एरिया में तैनात होती है ना, ये कहती हैं भाई हमें थोड़े से एक्स्ट्रा पावर चाहिए, क्योंकि लोगों को कंट्रोल करने के लिए अगर हमारे पास पावर नहीं होगी तो हम इनको बचा ही नहीं पाएंगे, नहीं तो देश को ये लोग बेच देंगे या उनके साथ मिल जाएंगे। तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, जिसके तहत इन लोगों को बहुत सारे अधिकार मिल गए। अच्छी बात थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है इस इलाके में और कश्मीर साइड में कि ये फौजी अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और किसी भी टाइम किन्हीं भी लोगों को जो एक इलाके में शांत रहते हैं उनको भी आके मारपीट करके उठा के ले जाते हैं, उनके घरों की तलाशी लेते हैं और उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। अब ये बात दोनों तरीके से सही है। जैसे वो लोग जो कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते भी हों, लेकिन अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर तो आर्म्स एक्ट ये काम ही नहीं आ पाएगा, एक्ट किसी तरह से। तो इसलिए ये वाली चीज़ इन लोगों का कहना है कि हमारे किस चीज़ का हनन करते हैं ये, हाँ, लेकिन इनके खिलाफ कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इन लोगों को पार्लियामेंट ने एक्ट के तहत स्पेशल पावर दे रखी है, और वो स्पेशल पावर के तहत कहता है कि हम तो मौलिक अधिकारों को मिनिमम कोशिश करते हैं टच करें, नहीं तो हम जो परेशानी वाले लोग हैं उन्हीं को दुखी करते हैं। अब उनके नज़रिए से देखो तो ये इसका हनन हो रहा है, लेकिन इनके नज़रिए से देखो तो अपने देश को बचाने के लिए थोड़ा सा सीधा रखना, थोड़ा मारपीट करना, या इस तरह के काम कई बार करने पड़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? यहीं पर लिख लो ये, क्योंकि एक जुडिशरी से जुड़ा है। AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था, इसलिए इसको एक्ट बोलते हैं। AFSPA 1958 में बन गया था, क्योंकि उस जमाने में ये मारकाट मची हुई थी आपस में। 1958 ठीक है। और ये किन एरियाज में, सब में या कुछ खास एरियाज में? ये बॉर्डर वाले एरियाज में है, लिख लो यहाँ। अब जैसे इसको कोई हरियाणा में, पंजाब, यूपी, बिहार में उतना नहीं यूज़ करेगा, लेकिन जहाँ नक्सलवाद है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ नक्सलवाद और माओवाद का ज़्यादा गहरा साया है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आम लोग क्या कहते हैं कि हमारे किसके हनन के लिए ये मौलिक अधिकार, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये देना पड़ेगा, इसलिए एक्ट बनाया। चलो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।